अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हमने सोचा कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा थे वो रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात, रूमर्स फैलाए जाते रहे। क्या सच था उनके बारे में, क्या झूठ था, उनकी रिलीजियस एफिलिएशंस के बारे में जो बात की जाती रही वो कहाँ तक ठीक थी, कहाँ तक गलत थी। इसके अलावा उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये भी कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। उनके माली मामलात क्या थे, ये भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। और बाय द वे, हम जब उनकी ये रिलीजियस एफिलिएशन की और इन चीज़ों की बात करेंगे तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं, मैं कम से कम किसी भी सेक्ट, रिलीजन, एथनिसिटी के को जैसे कहते हैं ना, उसको प्रोफाइलिंग करने और उसकी उस रिलीजियस एथनिसिटी, रिलीजियस जो उसकी एफिलिएशन है, उसकी जो इलाकाई एथनिसिटी है, जो उसकी जो दीगर मामलात है, मैं उसकी बेस पर किसी को एवेल्यूएट करने का हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये कुछ मिथ्स रही हैं तो हमने कहा कि न्यूज़ की हद तक ये वैल्यू रखती हैं, ये हमें लोगों को बतानी चाहिए। बाकी मेरी नज़र में किसी की प्रमोशन, तैनाती या उसमें इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अगर पाकिस्तान का आईडी कार्ड रखते हैं, इस सरजमीन पर पैदा हुए हैं, तो चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे अहमदी हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे ज्यू हैं या मुसलमान हैं, हम सब लोग पाकिस्तानी हैं और इक्वल राइट्स हमारे होने चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि इस ओहदे पर क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है तो कलमा गो ही तैनात हो सकता है और इस ओहदे के ऊपर फलां नहीं आ सकता। दैट इज समथिंग वेरी अनफेयर। ये डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी हम शुरू से असूली तौर पर मुखालिफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन आज जो हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे उसमें देखिए, एक तो पहले हम जनरल कमर बाजवा की जो रिलीजियस साइड की बात कर लें तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता है। जब ये चीफ बनने वाले थे तो जो उस वक्त के DGI थे लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर साहब, उन्होंने इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन लीक करके वीडियो करवाई। जो उस वक्त के जमीयत अहले हदीस के जो सरबराह थे अल्लामा साजिद मीर साहब, उनसे कि ये अहमदी हैं और एक अहमदी को आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। तो वो जो वीडियो थी फिर बाद में उन्होंने वजाहत करके अपने अल्फाज वापस भी ले लिए, लेकिन वो बात इतनी गलत नहीं थी। जो जनरल कमर बाजवा हैं, इनके वालिद कर्नल इकबाल थे। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो शायद कहीं ना कहीं वो अहमदी ही थे। और उनका जब इंतकाल हो गया तो इनकी जो परवरिश थी वो एक इनके वालिद के दोस्त थे जो बाद में ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए, उनके घर पर हुई। तो वो ब्रिगेडियर साहब ने इनको अहमदी से कन्वर्ट किया मुस्लिम उसमें। लेकिन शायद वो वक्ती तो एक थी, लेकिन इनकी बदस्तूर, इनकी जो अपनी इंक्लाइनेशन थी वो अहमदीज़ की तरफ बरकरार रही। इसलिए इन्होंने एक अहमदी फैमिली में शादी की जो जनरल एजाज अमजद थे, मेजर जनरल एजाज अमजद, जो रिटायर हो गए, जो उनके ससुर हैं और अल्लाह में उनको ज़िंदगी दें। वो अभी भी हयात हैं और काफ़ी सियासत में भी उन्होंने किरदार अदा किया और कारोबार में भी किया है, जिसमें हम आपको आगे जाकर बताएंगे। तो मेजर जनरल एजाज अमजद जब थे फौज में 90s में, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको लेफ्टिनेंट जनरल पे भी प्रमोट किया जाए, लेकिन उन बेचारों को लेफ्टिनेंट जनरल सिर्फ इस बुनियाद पर ना बनाया गया कि वो एक अहमदी थे। और इसके लिए ज़राए बताते हैं कि उस वक्त के जो कुछ लोगों ने जिन्होंने एफर्ट की, एक जो थे वो मेजर जनरल GM मलिक थे, जिन्होंने मेजर जनरल एजाज अमजद को आइडिया दिया कि आप खुद से अहमदी से खुद को मुसलमान प्रूव करने के लिए दोबारा कलमा पढ़ें और निकाह अपना दोबारा करवाएं। यानी कि आर्मी चीफ की सास जो थी, उनके साथ आर्मी चीफ के ससुर को कहा गया कि आप दोनों अपना निकाह दोबारा करें और वो निकाह मुसलमान निकाह करें, जिसमें उनके एक स्टाफ अफसर, एक मेजर और एक उनके कर्नल गवाह भी बने उस निकाह में, जो नए सिर से निकाह हुआ।
और ये मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल GM मलिक बड़े फेमस हैं। ये जो एक खिलाफत ऑपरेशन था जिसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और दीगर कई फौजी अफसरान को सजाएं हुई कि वो फौज के अंदर बगावत की कोशिश कर रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में। तो उस खिलाफत ऑपरेशन के जो किरदार थे वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी समेत उनका जो कहना था कि जब हम बगावत फौज के अंदर कर लेंगे, फौज की हाईकमान उड़ा देंगे और सियासी क़यादत उड़ा के तो खिलाफत लाएंगे, तो जो खलीफा होगा वो लेफ्टिनेंट जनरल GM मलिक होंगे। और फिर जब वो सब लोग पकड़े गए तो फिर जब इंक्वायरी हुई तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल जो जनरल GM मलिक थे उन्होंने खुद को क्लियर किया और उन्होंने समझाया कि ये जो लोग ये खिलाफत ऑपरेशन कर रहे थे, ये बगावत फौज में करवाने का मंसूबा लेके चल रहे थे, ये जरूर मेरे से राब्ते में थे, इन्होंने मेरे अंडर काम कर रखा था, ये मुझे क्योंकि मैं एक मजहबी इंसान था इसलिए मुझे पसंद करते थे। तो ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है कि ये चाहते हो कि जब ये बगावत कर लेंगे तो ये मुझे खलीफा बनाएं, लेकिन मेरी कोई इंक्लाइनेशन खलीफा बनने की नहीं थी और ना ही इस बगावत के आइडिया में मेरा कोई रोल था, ना कॉन्सेंट था, ना मुझे मालूम था इस बगावत के आइडिया का। और फिर उन्हीं जनरल GM मलिक के जो बेटे हैं वो अभी इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं फौज के अंदर, जो इस वक्त एडजुटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। तो इस तरह वो तो क्लियर हो गए, लेकिन बाद उन्होंने तो हम जो थोड़ा सा उनकी भी उसमें चले गए। तो GM मलिक साहब ने जो जनरल थे उन्होंने आइडिया दिया इनको जनरल एजाज अमजद को, मेजर जनरल एजाज अमजद को, कि आप अपनी बीवी के साथ दोबारा निकाह पढ़ें और खुद को मुसलमान कर लें। लेकिन उनका वो आइडिया फिर भी काम ना किया। और फिर कहते हैं कि जो एक और लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं बंगिश और कई दीगर जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो जब मेजर जनरल से वो बैचमेट थे मेजर जनरल एजाज अमजद के, तो वो जब एलिवेट होकर लेफ्टिनेंट जनरल हुए तो उस वक्त आर्मी चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फोर्थ जनरल थे, आर्मी चीफ थे जनरल वहीद काकड़। तो ये जनरल हुमायूं अजीज और दीगर लोग कुछ गए वहीद काकड़ साहब के पास और उन्होंने जाकर उन्हें कहा कि आप बराए मेहरबानी उनको एलिवेट कर दें, मेजर जनरल एजाज अमजद साहब को भी, उनको भी लेफ्टिनेंट जनरल बना दें। तो वहीद काकड़ साहब ने कहा कि नहीं वो MD है, मैं उनको प्रमोट नहीं करूंगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर वो MD नहीं है, वो कलमा गो मुसलमान है, हमें पता है वो कलमा गो मुसलमान है। तो उस पर कहते हैं कि वहीद काकड़ साहब ने एक इंतहाई नाकाबिले अशात लफ्ज इस्तेमाल करके कहा कि झूठ बोलता है, कि यानी कि झूठ बोलता है कि वो MD नहीं है, वो है MD। तो ये उन्होंने किया इनके साथ। तो ये इस किस्म की इनकी एक वो रिलीजियस एक इनका बैकग्राउंड था कि इनका एक MD फैमिली से करीबी ताल्लुक था, रिश्तेदारी थी। जो इनकी अहलियाँ हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की अहलिया आयशा अमजद साहिबा, वो एक MD की बेटी हैं। और उसमें लेकिन फिर ये हुआ कि जब ये इनके ऊपर ये MD कार्ड इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी इसको सर्वाइव कर गए। मियां नवाज शरीफ ने इनको फिर भी आर्मी चीफ बनाया और अच्छी बात है कि उन्होंने इस दबाव में नहीं आए और इनको आर्मी चीफ बनाया। पाकिस्तानी शहरी हैं, क्यों नहीं, इनका हक है आर्मी चीफ बनना। इस पर सिर्फ मेरिट देखा जाना चाहिए कि उसकी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड किसी का मैटर नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद फिर इनको मजीद ब्लैकमेल करने के लिए जो JUIF थी वो बार बार तकरीरों में मौलाना फजल रहमान ये कहते थे कि मुल्क में यहूदी लॉबी मुल्क में कादियानी लॉबी काम कर रही है, ये वो। तो वो ये पैनिक करते थे। 2019 में मौलाना फजल रहमान धरना के लिए इस्लामाबाद आ रहे थे तो फिर उनको आर्मी हाउस में मुलाकात के लिए इन्वाइट किया। तो उसमें उसका बड़ा दिलचस्प अहवाल है कि उसमें मौलाना फजल रहमान गए, मौलाना गफूर हैदरी गए, जो क्या नाम है जो KP के रहे हैं CM भी दुरानी साहब, वो गए। और उसमें कहते हैं कि वहाँ पर भी एक बड़ा दिलचस्प अहवाल है। अगर कभी मौलाना हजरात साहब ये सुने तो ज़्यादा मज़ा आपको आएगा कि उसमें जो इनके साथ वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई तो वो आप कभी मौलाना गफूर हैदरी से सुने या महमूद दुरानी साहब से सुने तो बड़ी दिलचस्प है कि वो ये बताते हैं कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा बैठे आर्मी हाउस में इन मौलाना हजरात के साथ, तो उन्होंने JUIF की क़यादत को मुखातिब किया और मौलाना फजल रहमान को कहा, और तो बातचीत होती रही कि आप ये करें वो ना करें यूँ ना करें। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी एक्सटेंशन को डीरेल करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा नहीं। उन्होंने कहा मुझे पता है। उन्होंने कहा आप किस बुनियाद पर कहते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि आप
कंटेनर पे तकरीरें कर रहे हैं कि कादियानी लॉबी काम कर रही है पाकिस्तान में और उसने पाकिस्तान के निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है। तो मौलाना ने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे आप कादियानी कह रहे हैं। तो मौलाना ने कहा मैं तो आपको कभी कादियानी नहीं कहा। वो तो उन्होंने कहा था साजिद मीर साहब ने, उन्होंने कहा नहीं आप भी मेरी कह रहे हैं, मुझे पता आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये इस बात पे तलखी बढ़ने लगी। तो इतने में जो आर्मी हाउस का जो ड्राइंग रूम था, उसका जो घर के अंदर की तरफ वाला दरवाजा था, वो उस पर ठक ठक हुई। तो वो जब दरवाजा खुला तो जो आर्मी चीफ की अहलिया थी, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जो अहलिया थी आयशा अमजद साहिबा, वो कहीं दरवाजे ड्राइंग रूम से के दरवाजे पर कान लगा के अंदर होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। तो जब अहमदी आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर उन्होंने दरवाजे को नॉक किया और फिर वो अंदर आई। तो उन्होंने लकड़ी की एक वो टोकरी उठाई हुई थी, उस टोकरी में परफ्यूम रखे हुए थे। तो उन्होंने दरवाजे में खड़े होकर सबसे पहली बात देखी, उन्होंने कहा मौलाना साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम अहमदी नहीं हैं। तो मौलाना ने कहा मैंने आपको कभी कहा भी नहीं अहमदी है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इनडायरेक्टली भी जब बात करते हैं तो मेरा शोहर 6 लाख बंदूक बरदारों में घूमता फिरता है, तो कोई भी इसको गोली मार देगा, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने आके तमाम मौलाना हजरात को उस टोकरी में से एक एक परफ्यूम उठा के गिफ्ट किया। आप मौलाना फजल रहमान जिन लोगों से मिलेंगे, मौलाना गफूर हैदरी से, तो एक वक्त आप इनसे मिलने जाते तो ये परफ्यूम दिखाते भी थे आपको, ये देखो ये हम लेके आए हैं वहाँ से परफ्यूम, और बड़ा फिर मज़े ले लेके ये कहा पूरा किस्सा सुनाते भी थे। तो ये इस मामले पे तो इनको बेचारों को जनरल कमर बाजवा साहब को ब्लैकमेल भी किया जाता रहा है, सब कुछ होता रहा उनके साथ। दूसरा फिर आ जाते हैं माली मामला इनके। तो एक तो आपने अहमद नूरानी साहब की बड़ी फेमस स्टोरी पढ़ ली होगी, विच इज़ अ वेरी एक्सीलेंट और एक्सेप्शनली एक्सीलेंट स्टोरी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जो थे, जो रिटायर हो गए हैं, उनके और उनके ख़ानदान के जो सासे थे वो 12.7 अरब रुपए के निकले। अब उसमें जो मामला थे आपको उनके कुछ दीगर चीज़ें समझनी होगी। वो आपने एक हमीद मिट्ठू साहब का तो सुन ही लिया, जो उनके समधी थे, कि वो किस तरह से अरबोपति हुए रातों रात। उनकी एक जो बहू हैं वो किस तरह से उनके भी 1 अरब से ज़्यादा के एहसासे हुए एक रात में, जो जनरल कमर बाजवा की बहू थी और दीगर लोग। तो हम आपको बताएं आर्मी चीफ के 2 बहनोई जो घुमन फैमिली थी, वो लाहौर में पैरागॉन में रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो ज़राए ये कहते हैं कि उनकी गली में सुबह 11 से लेकर रात 3 बजे तक पार्किंग ही नहीं मिलती थी। इतनी गाड़ियां खड़ी होती थी, इतने लोग काम करवाने आए होते थे फाइलें लेकर, वहां पर फिर डीलें मुबैना तौर पर हो रही होती थी। फिर आप देखिए जो दूसरी तरफ जो इनके ससुर हैं, आयशा अमजद साहबा के जो वालिद हैं और जो आर्मी चीफ के ससुर हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के जो ससुर हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद साहब, वो भी बड़े पैमाने पर बिजनेस डीलें कर रहे थे। जरा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो DHA के लिए जो लैंड एक्वायर होती थी, वो लैंड एक्वायर जो ठेकेदार करके देते थे, उनको धड़ाधड़ पेमेंट्स क्लियर होती थी उनकी, और भारी पेमेंट्स क्लियर होती थी, महंगे दामों वो ज़मीनें एक्वायर होती थी, और वो जो ठेकेदार होते थे वो पेमेंट करवाने के लिए मेजर जनरल एजाज अमजद से करीबी रवाबत में होते थे और मिलजुल कर खेल रहे होते थे। और इस वजह से ना सिर्फ मेजर जनरल एजाज अमजद साहब पैसा बना रहे थे, जरा ये इल्ज़ाम लगाते हैं जनरल कमर बाजवा के घर में फिर वो पैसा आ रहा था, जारी बात है, उनके दामाद थे ये। और फिर इसी तरह जैसे ये पिछली जो बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई, जाम कमाल साहब की और कदूस बजिंजो साहब आए, उसमें भी जरा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कदूस बजिंजो साहब ने, कुछ लोग 2 अरब का लगाते हैं, कुछ 4 अरब का लगाते हैं और कुछ 8 अरब का लगाते हैं, कि उन्होंने जो बलूचिस्तान में जो ठेकेदार होते हैं, जो मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे जरा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तकरीबन 4 अरब रुपए दिलवाए, ठीक है, बाजवा साहब को, और उसमें से 2 अरब एडवांस हुए, 2 अरब का बाद का कमिट हुआ कि आप जाम कमाल को हटवाएंगे तो बाकी बाद में डिलीवर होगी, और उसमें भी फिर को बहुत पैसा चला। ये भी बाज़ ज़राए जो इस बलूचिस्तान के इन मामलात को देखते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं। तो ये वो चीज़ें थीं कि इसके बाद 12.7 अरब इज़ लाइक पीनट्स। मेरे एक दोस्त हैं, मुझे जो फौज के माली मामलात को बड़ा बेहतर समझते हैं, मैंने पिछले दिनों उनसे तमाम चीज़ें डिस्कस की, तो उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि मेरे कानों की लाली तो अभी चली गई, लेकिन कानों में साएं अभी भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने बहुत
कम असासे बनाए हैं 12.7 अरब रुपए के, वो चाहते तो 1270 अरब रुपए के असासे बना सकते थे। उन्होंने कहा हमारा एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा है, एक कोर कमांडर था वो कोयटा का, उसकी जायदाद देखो, उसके माली असासे देखो जनरल बाजवा से ज्यादा है, कैसे उसने बना लिए। उन्होंने कहा कि कितनी ये बिलावल भुट्टो और राशिद जरदारी की बाहर पिज्जा चीनें होंगी, बताओ ये नवाज शरीफ की इनके बच्चों की कितनी पिज्जा चीनें होंगी, तुम आज तक इनसे वो 4 फ्लैटों का हिसाब लेके फिर रहे हो। तुम लोगों में इतनी जरूरत हुई है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से उसकी मनी ट्रेल ले सको, आसिम मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा से उसकी मनी ट्रेल ले सको। अब तो रिटायर्ड है वो, तुम लोग उंगली नहीं लगा सकते उसको। तो देखो उसने इतना बना लिया, तो जनरल बाजवा ने तो बहुत ही कम बनाया। तो तुम लोग बातें करते फिर रहे हो उनके बारे में कि 12.7 अरब 12.7 अरब। कोई नूरजहां को जाके बताया जी कि एक उनके पुत्र का 12.7 अरब रुपए का वो निकल आया माल असबाब। तो उनका कोई ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे तो एक लेफ्टिनेंट आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड DGI-SPR और कोर कमांडर कोयटा जो साबिक है, वो इतना पैसा बना गया कि इस वक्त अमेरिका में उसके बंगले, उसके प्लाजे, वो आप अहमद दुरानी साहब की स्टोरी पढ़े ना आसिम सलीम बाजवा के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे तो ये दिस इज जो आसिम, उन्होंने कहा कि जो जनरल कमांडर बाजवा ने बनाया वो पीनट्स हैं। 6 साल आर्मी चीफ रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो 3 साल में एक लेफ्टिनेंट जनरल इतने पैसे इससे कई गुना ऊपर बनाया था। अगर तुम देखो आसिम सलीम बाजवा को, तो उन्होंने तो 6 साल में चीफ होते हुए बहुत कम बनाए हैं, यानी कि 12 अरब 70 करोड़ रुपए बहुत कम है। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमें बात वैसे उनकी ठीक लगी कि वाकई यार जनरल कमांडर बाजवा ने तो बहुत ही कनात पसंदी का मुजाहरा किया है। तो हम लोग वैसे ही इधर उधर उछलते फिरते हैं, इल्जाम लगाते फिर रहे हैं। तो ये एक उनका बैकग्राउंड रहा है। बाकी भी उनकी दीगर उम्र पर बात करेंगे, लेकिन हमने कहा कि ये उनकी कुछ लेगेसी के ऊपर हम बात करें। तो फिर किसी दिन बात होगी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।